डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं गौतम सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों से हिस्ट्री का लेक्चर 2 और आज हम स्टोन एज के बारे में इस क्लास में आपसे हम डिस्कस करेंगे, यानी पाषाण काल। तो इस क्लास में हम पाषाण काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बात डिस्कस करेंगे आपसे बीच। पाषाण काल यानी स्टोन एज, पहला लेक्चर आप इसका जो है डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लेक्चर 1 भी आप हमारा वहाँ से देखिएगा। और ये हमारा लेक्चर 2 है पाषाण काल। पाषाण काल यानी स्टोन एज को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक पूरा पाषाण काल, आप ध्यान रखिएगा, एक पूरा पाषाण काल जिसको हम पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, जो लगभग 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद है आपका मध्य पाषाण काल, 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक। फिर नव पाषाण काल जो 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। ये चलता है आपका। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बाद अब आता है कि जो पूरा पाषाण काल था वो उसको भी हम 3 भागों में बांट देते हैं। किसको? पूरा पाषाण काल को। यानी पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है निम्न पूरा पाषाण काल जो 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक, वो निम्न पूरा पाषाण काल। फिर आता है मध्य पूरा पाषाण काल, 50,000 से ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक। और उच्च पूरा पाषाण काल जो कि 40,000 से 9,000 ईसा पूर्व तक आता है। ये यानी इसमें 26 लाख से 9,000 जो इसमें थे, इसमें 3 भागों में इसको बांट दिया गया। अब हम एक एक महत्वपूर्ण बात को आपसे डिस्कस करते हैं कि पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का यानी खोज करने का, रिसर्च करने का, पाषाण युग से संबंधित रिसर्च करने का श्रेय जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। ठीक है। अब कहता है अगला प्रश्न कि मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? पूरा पाषाण काल। याद रखिएगा, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल की अगर बात करें तो पूरा पाषाण काल। उसके बाद अगला, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो शुरुआत में स्टोन का यूज किया जाता था, पत्थर का। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र की बात करें तो सब पत्थर के ही बने होते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है माय डियर एस्पिरेंट्स, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। भारतवर्ष जो है जम्बू द्वीप का पार्ट माना जाता है। और ये जम्बू द्वीप इसलिए, भारत का एक और नाम जम्बू द्वीपे, भारतवर्ष से भरत खंडे हम लोग बोलते हैं, तो ये जम्बू द्वीप के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, यानी लगभग मानव के जैसा था। यानी सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम मानव जैसे जो होमोसेपियंस थे शुरुआत में, उनको पिथेकैंथ्रोपस आप इसे पढ़िएगा। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? हथनौरा से, जो नर्मदा घाटी के तट से है, नर्मदा घाटी से। अगर भारत में पूछे तो मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा, जो कि नर्मदा घाटी से के तट पर है, जो हथनौरा से मिलता है। या कभी कभी ऑप्शन में आपको नर्मदा घाटी भी रह सकता है। अगला प्रश्न की पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक, ध्यान दीजिएगा, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। किसका? पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के, यानी पाषाण का भी और हड़प्पा का भी, दोनों का अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से। यानी मेहरगढ़ एक ऐसा पुरास्थल है जहाँ पे पाषाण संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं और हड़प्पा के भी। तो ये 2 डिफरेंस आपको ध्यान में देना है। जुते हुए खेत का साक्ष्य, रिपीटेड क्वेश्चन है। जुते हुए खेत का साक्ष्य यानी खेत जुता हुआ है, इसका साक्ष्य जो है किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ?
तो कालीबंगा से। आपको याद रखना कहाँ से, कालीबंगा से। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हम डिस्कस करते हैं। बृहत्पुरा पाषाण स्मारकों की पहचान, बृहद पाषाण स्मारकों यानी ज्यादा मात्रा में पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है, तो मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में, यानी ज्यादातर जो है मिला है वो मृतक जहां पे मरते थे दफनाने का स्थान वो ज्यादा मात्रा में मिला है। तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई, ज्यादा स्मारक मिले वो मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए, प्राचीनतम अस्थाई जीवन के, तो यह मेहरगढ़। आपको ध्यान में रखना है, सब रिपीटेड प्रश्न है कि प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं, मेहरगढ़ से। अस्थाई जीवन के प्राचीनतम प्रमाण। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा का। आपको ध्यान देना, लोग कंफ्यूज करके लोहा मार देते हैं। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तांबा का। प्रस्तर युग यानी स्टोन एज यानी पत्थर युग, पत्थर का युग, तो प्रस्तर युग उसी को कहते हैं। तो प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था, यानी प्रश्न ऐसे भी देता है कि मानव द्वारा पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था, पहला कुत्ता। आपको ध्यान में रखना है कौन सा, कुत्ता। कुत्ता एक ऐसा पशु था जिसको मानव ने सर्वप्रथम दोस्त के रूप में स्वीकार किया। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है, तो मध्य पाषाण काल से। आपको ध्यान रखना है कि पशुपालन का जो प्रारंभ है वो मध्य पाषाण काल से ही मिल जाता है। नौ मध्य पाषाण काल, ये आपको याद रखना है, नौ नहीं मध्य पाषाण काल। लोग कन्फ्यूज करके और गलत आंसर दे बैठते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से, आपको दो ध्यान में रखना, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मिलता है, लेकिन मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो आदमगढ़ से। आपको ध्यान रखना है, आदमगढ़ से। कहां से, आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी, मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी, तो नवपाषाण काल में खाद्यान्न की कृषि यानी कृषि के साक्ष्य के रूप में अगर बात करें खाद्यान्नों की कृषि के लिए, तो नवपाषाण काल में मिलता है, नवपाषाण काल। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इजी भी है क्योंकि रिपीटेड है। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज जौ था। क्या था, जौ, यानी जौ जो है सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया था मानव के द्वारा। उसके बाद है चाकोलिथिक युग, यानी जिसको कैल्कोलिथिक भी लोग पढ़ते, तो इसको हम चौकोलिथिक युग कहते हैं। क्या, चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को, यानी कॉपर एज ताम्रपाषाण युग को ही चौकोलिथिक युग कहते हैं। तो चौकोलिथिक युग का एक और नाम क्या है, ताम्रपाषाण युग। अब ताम्रपाषाण कालीन पाषाण के बाद आ गया ताम्रपाषाण, जिसमें तांबे के कुछ कुछ, तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो इनाम गांव जो है ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। इनाम गांव, इनाम गांव कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इनाम गांव कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में। ये चीज हम इसकी बात कर रहे हैं, सबका एक एक करके हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं इनाम गांव से, कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, इनाम गांव यानी महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में यानी इनाम गांव से। दायमाबाद जो भी महाराष्ट्र में है, तो दायमाबाद से कलश समाधान यानी सब के साथ कलश तथा कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण, कलश जो है उसको घर के नीचे फर्श के नीचे रखने का प्रमाण जो है, और सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल भी दायमाबाद ही है, और दायमाबाद में ही सब के साथ कलश का दफनाने का या घर के फर्श के नीचे कलश रखने का साक्ष्य जो है दायमाबाद से मिला है, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। नवदा टोली, नवदा टोली भी आपका महाराष्ट्र में ही, और यहाँ से जो है इसका उत्खनन, नवदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया द्वारा, और चित्रित काले मृदभांड का, जो चित्रित काले धूसर मृदभांड जो है वो इसका प्रमाण कहाँ से भी मिला, आपका नवदा टोली से। आपको याद रखना है नवदा टोली से। इसका मैं थोड़ा सा इसे हटाता हूँ और इसे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो नवदा टोली से, नवदा टोली का उत्खनन करता थे HD सांकलिया, और यहाँ चित्रित धूसर मृदभांड जो काले मृदभांड थे
उसका भी साक्ष्य नौदाटोली से मिला है। अब है नेवामा। नेवामा ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। और यहाँ पटसन का प्रथम साक्ष्य, पटसन का प्रथम साक्ष्य नेवामा, नेवामा है ना, नेवासा, सॉरी माफ कीजिएगा, नेवासा है ना, नेवासा, नेवासा से जो महाराष्ट्र में है, और यहाँ से पटसन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण, बर्तन होते थे जिस पर लाल मृदबांड होते थे और उस पर काली रंग से डिजाइन किया जाता था, उसका भी साक्ष्य आपको नेवासा से ही मिला है। और ताम्रवती जो राजस्थान में पड़ता है, और यहाँ से प्राप्त काले मृदबांड और सफेद, काले मृदबांड रहते थे और उस पर सफेद रंग से चित्रकारी किया हुआ जाता था, चित्रों से सजे रहते थे। और काले पे सफेद कहाँ से, ताम्रवती से, और लाल पर काली जो है वो नेवासा से मिला है मृदबांड। तो नवपाषाण शब्द का प्रथम प्रयोग जो कहाँ कब किया गया था, 1865 में। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। तो अगर पूछा जाए प्रश्न कि नवपाषाण काल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था और कब किया था, तो 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरी चीज कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। कौन थे, जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो चित्र की बात जहां भी आए तो आपको भीमबेटका चित्र, आपको चित्र से संबंधित कोई भी प्रश्न है आपको आंख मूंद करके आपको भीमबेटका ही मारना है, क्योंकि चित्रकारी, शिला पर चित्रकारी, पत्थर पर चित्रकारी की अगर बात करें तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला जो कुम्हार लोग करते हैं, तो कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त होते हैं। नवपाषाण काल में जो है कुंभकारी का प्रमाण मिल जाता है। अब है पेबल उपकरण। पेबल उपकरण संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से। पेबल उपकरण जो है, पेबल टूल्स, तो ये किससे संबंधित है, निम्न पुरापाषाण काल से। आप रेगुलर आप हमारे लेक्चर्स को आराम से सुनिए तो आपको ध्यान में, और जब भी हमारा वीडियो देखें तो कंसंट्रेशन के साथ देखें, मजाक वाली बात नहीं है, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। ताम्बवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है। तो आहार संस्कृति को ताम्बवती के नाम से भी जानते हैं, आहार संस्कृति, ठीक है। कायथा, आहार, बहुत सारे संस्कृति थे जो ताम्रपाषाण के बाद आते हैं। तो ताम्बवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है, आहार संस्कृति। जब मैं कभी स्पेशल क्लास लूंगा डिस्कशन सब्जेक्टिव के साथ मैं बताऊंगा तो उसमें मैं आपको स्पेशली बताऊंगा। तो आप फिलहाल हमें यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को आप गहन नॉलेज लीजिए। माइक्रोलिथिक औजार, माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है किस काल से, तो मध्यपाषाण काल से। माइक्रोलिथिक, मध्यपाषाण आपको ध्यान में रखना। अगला, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है। बेलन घाटी से वो निम्न पुरापाषाण काल के औजार प्राप्त होते हैं, बेलन घाटी से, निम्न पुरापाषाण काल। मानव की आखेटक यानी जो शिकारी थे और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है। पुरापाषाण काल में ये होता था कि मानव जो है वो शिकारी थे और खाद्य संग्राहक यानी फूड गैदरर थे। हंटर एंड गैदरर की जो अवस्था आती है वो है पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण की दिशा में रखकर दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल में अगर बात किया जाए कि मृतकों को दफनाने की दिशा क्या थी, प्रश्न आया है, ये यूपीएससी में भी प्रश्न आया है। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण की दिशा में रखकर दफनाते थे। प्रश्न पूछता है किस दिशा में दफनाते थे ताम्रपाषाण काल के लोग, तो उत्तर दक्षिण दिशा में। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन, मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं, महदाहा और सरायनाहर राय। महदाहा और सरायनाहर राय आपको याद रखना है। ये कौन, मध्यपाषाण कालीन जो ज्ञात थे मध्यपाषाण कालीन, तो महदाहा और सरायनाहर राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ, उच्च पुरापाषाण काल में। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ, उच्च पुरापाषाण काल में। इनमें अनुभव आया, थोड़ा थोड़ा इनका पहचान हुआ। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए।
मध्यपुरा पाषाण काल से। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर और चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्यपुरा पाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल में अग्नि का प्रयोग मानव ने सीख लिया था। नवपाषाण काल में अग्नि। भारत में जीवाश्म यानी फॉसिल का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? शिवालिक पहाड़ियों में फॉसिल यानी जीवाश्म के साक्ष्य मिलते हैं आपको शिवालिक पहाड़ियों में। जीवाश्म शिवालिक याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से? तो कृषि मेहरगढ़। आपको ये रटा रटाया हो चुका होगा, अगर आप पहले पढ़े हो तो ठीक। हम लोग न जाने कितना बार इस प्रश्न को पढ़े और इस चीज को पढ़े, इसलिए पूरा मेमोराइज है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? मेहरगढ़। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ये भी मेहरगढ़ से। कपास और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य दोनों मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण चीज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इस तुरंत हड्डी निर्मित उपकरण जो हड्डियों से बनाए जाते थे किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होते हैं? हड्डी के बने उपकरण सरायनाहर राय से। हड्डियों का निर्मित उपकरण जो है वो सरायनाहर राय से प्राप्त होता है। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो कोटदीजी जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल कौन कौन? मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी, ये सब पाकिस्तान में है। अब नवपाषाण कालीन स्थल कुछ कुछ है जो हम जिसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। बुर्जहोम कश्मीर में है। तो कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। कहाँ से? बुर्जहोम से। याद देना है कि बुर्जहोम में ही कब्रों के साथ मालिक के साथ कब्रों में मालिक के साथ कुत्तों को दफनाए जाते थे, इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। फिर गुप्त करार जो कि कश्मीर में ही है, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य तथा हड्डी से निर्मित औजार और धूसर निर्माण का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। कहाँ से? गुप्त करार से। मेहरगढ़ में तो गेहूं के 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मेहरगढ़ से मिलते हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिलते हैं। ये रिपीटेड हो गया आपका 2 बार। महदहा में गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण और धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य मिलते हैं। महदहा जो कि उत्तर प्रदेश में। कोल्डीबा में यहाँ पर धान के चावल की खेती और धान यानी चावल धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। धान यानी चावल भी लिखा रहता है कहीं कहीं कि चावल कोल्डीबा, याद रखिएगा। संगनकल्लू जो कर्नाटक में पड़ता, राख के टीले का साक्ष्य संगनकल्लू से ही प्राप्त हुआ, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। संगनकल्लू कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। पिकलीहल से राख के ढेर और निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि पिकलीहल कहाँ है? कर्नाटक में। चौपानी मांडो है ना, चौपानी मांडो में मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां थी और ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश में है। सारूतारू जो कि असम में है और गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। सारूतारू से जो असम में है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं कहाँ से? चिरांद से, जो कि बिहार में। ये पुरातात्विक बिहार का है। चिरांद सारण में पड़ता है, आपको ध्यान में रखना है, ये सारण में है। तो चिरांद बिहार के सारण में है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं यहाँ से, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित। तो हिरण के सींगों से निर्मित उपकरण के प्राप्त जो है ये चिरांद से। दाओजली जो कि असम में कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दाओजली से। ये सब महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। तो नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन एच.डी. सांकल्या ने, नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. सांकल्या ने किया और नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके साथ डिस्कस किए। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर 2 है और आई होप आप एंजॉय करेंगे। और लेक्चर 1 भी आप जरूर देखिए ताकि आपको लेक्चर 2 जो है आसानी से समझ में आ जाए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपसे अनुरोध है कि कृपया कर सभी लेक्चर्स को हमारा प्रॉपर वे में देखें और सुने ध्यान से। आपका एग्जाम रिजल्ट डेफिनेटली होगा और माता रानी आपको सफल बनाएंगे। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर, नमस्कार।